गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज विकास योगी और योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज इवनिंग का टाइम है तो अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टाइम है, F1 का टाइम है। और गाइज अपन F1 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अपन डिस्कस कर रहे हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी अपन देख रहे हैं प्रोसीजर या फिर स्टेप्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि भाई अपन किसी पेशेंट को कितनी स्टेप्स के अंदर बीटी करते हैं, कितनी स्टेप्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंदर अपन ने कुछ स्टेप्स डिस्कस कर ली थी और कुछ स्टेप अपन डिस्कस करना बाकी है, जो अपन भी कंटिन्यू रहेंगे अभी लेक्चर के अंदर। लेकिन या महिला बच्चों के कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने बच्चे कॉल कर रहे हैं। इतने बच्चे एक साथ कॉल मत किया करो, पागल हो जाता हूँ मैं किस किस का कॉल अटेंड करूँ, है ना। तो गाइज बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर को रिमूव मत करो, लेक्चर को रिमूव मत करो। गाइज मुझे लेक्चर को रिमूव करने का कोई शौक नहीं है। देखो पहली बात तो ये आपको बेनिफिट है, आपको बेनिफिट ये है कि आपकी पंक्चुअलिटी बनी रहेगी। दूसरी बात है, अगर अपने सिस्टम के अंदर अगर डाटा कम रहता है, अपने सिस्टम में अगर ओवरलोडिंग नहीं होती है तो अपने को लाइव क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब है, देखो कल परसों भी लाइव क्लास के अंदर बीच के अंदर कनेक्टिविटी ब्रेकडाउन हो गई थी, कनेक्टिविटी नहीं बनी थी, लेट क्लास हो गई थी, एक दिन तो क्लास ही मिस हो गई थी, है ना। तो गाइस मुझे कोई शौक भी नहीं है इसका, है ना। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है रिमूव करो या फिर नहीं करो। लेकिन गाइस अपना सिस्टम ये डिमांड कर रहा है कि अगर अपने सिस्टम के ऊपर अगर डाटा ज़्यादा रहता है तो ऐसी कंडीशन अपनी लाइव क्लासेस के अंदर कनेक्टिविटी के ना दिक्कत आएगी, बीच बीच के ना डिस्कनेक्ट हो जाएगी या फिर क्लियरिटी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगे, है ना। इसलिए गाइस अपने को लेक्चर को रिमूव तो करना पड़ेगा। हाँ, आपके कहने पर, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई अपन लेक्चर को इमीडिएट रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी मॉर्निंग के अंदर कोविड-19 के अंदर ड्यूटी है 8 से 8 बजे से लेकर के सुबह और दोपहर के 2 बजे तक, इसलिए हम मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, केवल इवनिंग का ही कर पाते हैं। सो हम मॉर्निंग के लेक्चर को इवनिंग के अंदर देख लेते हैं। तो गाइज आपको ऐसा करना है, जिन भी बच्चों की मॉर्निंग के अंदर कोविड-19 के अंदर ड्यूटी लगी है, 8 से 2 लगी हो, 8 से 4 लगी हो, 10 से 4 लगी हो, जितनी भी लगी हो, तो गाइज अपना फंडा क्या रहेगा कि मॉर्निंग के अंदर जो क्लास अपलोड होगा वो क्लास, जैसे कि माना कि आज की क्लास मॉर्निंग के अंदर अपलोड हुई मेंसू साइकिल का पार्ट 8 था। आज मॉर्निंग के अंदर अपन ने लाइव क्लास अपन ने देख लिया, तो जैसे ही वो आज देख लिया मॉर्निंग के अंदर 10-11-12 बजे अपना लेक्चर खत्म हो गया, तो इस क्लास के अंदर मैं 12 आवर्स का टाइमिंग डाल देता हूँ, जिससे कि क्लास लाइव क्लास खत्म होने के बाद में 12 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्लास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। वहाँ से सिस्टम के अंदर टाइम डाल देंगे, सिस्टम अपने आप क्या कर देगा, 12 आवर के अंदर 12 आवर कंप्लीट हो जाएगी, क्लास क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना। सो गाइज चलो, आप इतने प्यार से कह रहे हो तो क्लास को इमीडिएट रिमूव नहीं करते हैं। आपकी जो समय की नाजुकता उसको देखते हुए अपन क्या करेंगे, क्लास अपलोड होने के, यानी कि क्लास कंप्लीट होने के बाद में 12 आवर्स के अंदर या फिर 12 आवर्स कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगी, क्लास अपने आप क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इमीडिएट आपको रिमूव नहीं, यानी कि इमीडिएट क्लास को रिमूव नहीं किया जाएगा, है ना। तो गाइज अब देखिए आपके पास समय कितना है भाई। मॉर्निंग में अपनी 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 12 से लेकर के 12:15 बजे तक अपनी क्लास चलती है। आपकी ड्यूटी रहती है 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। भाई अगर आप 2 बजे भी ड्यूटी से फ्री हो रहे हो तो 3-3:30 बजे तक आप अपने घर के ऊपर या फिर अपने रूम पे पहुंच जाते हो। 1-2 घंटे खाना खा के आप आराम कर लेते हो, तो मॉर्निंग की क्लास को आप इवनिंग के अंदर बड़े आराम से, बड़ी आसानी से देख सकते हो। साथ साथ में अपने नोट्स भी आप बनाते रहना। देन जो इवनिंग की क्लास होती है, जो कि अपना 8:30 बजे का टाइम होता है, कभी किसी वजह से 9 बजे या फिर 9:15 पे भी क्लास शुरू होती है जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अदरवाइज अगर कोई समस्या नहीं होती, अपन 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आज कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, आज टाइमली क्लास स्टार्ट हो गई है। तो गाइस जो इवनिंग की जो नाइट की क्लास रहेगी अपनी 8:30 PM वाली, इस क्लास का भी वही सेम टाइम ही नहीं है। क्या रहेगा कि भाई जैसे कि 8:30 बजे क्लास अपनी शुरू होती है, तो 9:30 बजे या फिर 9:45 के ऊपर क्लास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की डेट में ये रिमूव नहीं की जाएगी, इस क्लास को कल रिमूव किया जाएगा। इस क्लास में टाइमिंग डाला जाएगा कल का दोपहर 12 बजे का। कहने का मतलब कि जो नाइट की क्लास होगी वो नाइट नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे 12 PM के ऊपर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और जो मॉर्निंग की जो क्लास रहेगी गाइज, वो मॉर्निंग की क्लास नाइट के अंदर 12 AM क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इमीडिएट रिमूव नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर माय डियर, क्लियर इतनी बात। मैं अभी आप तो खुश हो ना या फिर नहीं हो गाइज? देखो परमानेंटली अपन मैटर को चैनल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने सिस्टम में प्रॉब्लम होती है इससे, है ना। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो चलो, तो फिर देखो इस खुशी के अंदर कि आपकी क्लास इमीडिएट रिमूव नहीं की जा रही है। आप 12 घंटे तक अपनी क्लास को लेक्चर हो कभी भी एंजॉय कर सकते हो, कभी भी आप अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन गाइज आपको सबसे अच्छा फ़ायदा तभी होने वाला है जब आप लाइव क्लास अटेंड करोगे। बिकॉज लाइव क्लास अटेंड के अंदर आपको क्वेश्चंस का आंसर देने का मौका मिलता है, अपने पार्टिसिपेंट से, अपने कॉम्पिटिटिव से, अपने फ्रेंड से कॉम्पीट करने का आपको मौका मिलता है, अपने आप को सही से एवेल्युएट करने का आपको मौका मिलता है। इसलिए लाइव क्लास की बराबरी तो नहीं हुई कभी भी ऑफलाइन क्लास के अंदर, यानी कि अपलोडेड क्लास के अंदर। तो गाइस ध्यान रखना, जितना हो सके उतना कैसे भी टाइम अरेंज करके और आप लाइव क्लास के टाइम पर बिल्कुल अपने जितने भी काम है सभी से फ्री हो जाया करो क्लास के टाइम पर। अरे भाई जब आप कोचिंग जाते हो तब भी तो 5 घंटे, आप भाई कोचिंग जाते हो 4 घंटे कोचिंग के अंदर रुकते हो, 1 घंटे आने का 1 घंटे जाने का, तो वहाँ भी तो आप 6 घंटे लगाते हो ना। यहाँ तो कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, आपके घर में बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, अपने घर के अंदर बैठे हो, केवल आपको 1 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटे इवनिंग के अंदर टाइम निकालना है। वो भी आपके खुद के लिए निकालना है, किसी दूसरे के लिए नहीं निकालना। अगर गाइस सब कुछ अगर इतनी आसानी से मिल जाएगा तो ध्यान रखना सफलता का नाम आसानी नहीं है। ध्यान रखना सफलता आसान नहीं है, सफलता हमेशा कैसी होती है, मुश्किल होती है। तो गाइस मुश्किलों का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना जब तक आप कांटों के पथ पर चलोगे नहीं तब तक अपने को सक्सेस नहीं मिलनी है गाइस। इसलिए इतना कंफर्ट के अंदर भी नहीं रहना कि आप सक्सेस से बहुत दूर रह जाओगे ना। और मैं नहीं चाहती है कि ऐसा हो, इसलिए जब क्लासेस रिमूव होंगी तो आपके अंदर पंक्चुअलिटी भी बनी रहेगी। देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके अंदर पंक्चुअलिटी आएगी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, वो चाहे 2 मिनट देखे 5 मिनट देखे, आप पर अपनी क्लास क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनमें पढ़ने की क्यूरियोसिटी है, जो कुछ बनना चाहते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो गाइस उन्हें टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपकी सक्सेस का जो एक सीढ़ी है सफलता की, वो यहाँ पर टाइम की पंक्चुअलिटी भी होती है, कंटिन्यूटी भी होती है गाइस, है ना। सो आपको पंक्चुअलिटी जरूर भी रखनी है। तो चलो इस बात के ऊपर आपकी क्लास 12 आवर के बाद में रिमूव की जाएगी। 12 आवर तक आप कभी भी, जो ड्यूटी वाले बच्चे वो क्लास को एंजॉय करते हैं, तो इस खुशी के अवसर के ऊपर क्लास को एक बार शेयर कर दिया जाए बच्चों, है ना। हाँ कितना अच्छा चांस है, एक बार बिल्कुल सब बच्चे शेयर कर दो, फटाफट शेयर करो ताकि अपने क्लास स्टार्ट करें। और जो बच्चे नहीं आए हैं, रेगुलर आते हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दो, अरे भाई क्लास शुरू हो गई है, क्या कर रहा है, तो जरा खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हाँ बहुत अच्छा, शेयर कर देखो, मुझे पता लग जाता है क्योंकि मेरे पास पार्टिसिपेंट की लिस्ट आती है ना, देख लेना। अब देखो हाँ, अब इसका मतलब समझ सकते हो जो मुझे शेयर नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत शेयर कर दो, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस अपना, है ना। देखो आज मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कराऊंगा बिकॉज मैंने कल बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से समझाया था। मैंने कल का जो अपना चैप्टर रहा था क्रॉस मैचिंग का, आज उसी को अपन प्रोग्रेस करेंगे। और गाइस आपको आज बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिनमें आज हमेशा आप क्या रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो। लेकिन आज आपके कन्फ्यूजन्स, आज आपके डाउट्स, सभी डाउट्स पूरी तरह क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनना गाइज, मैं स्टडी में आपको हर तरह से कोऑपरेट करूंगा, हर प्रकार से कोऑपरेट करूंगा। माना कि ड्यूरिंग लाइव क्लास अगर आपको कोई समझ नहीं आता है गाइज, देखो लॉकडाउन तक अपने को कुछ प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके सभी बच्चों के पूरे कमेंट्स पढ़ नहीं पाता हूँ। वो नहीं पढ़ने की वजह यह है कि जो मेरी जो मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है, इसे मैं एज ए बोर्ड काम में लेता हूँ, तो मुझे कमेंट पढ़ने की छोटी सी इतनी सी विंडो दिखती है जिसके अंदर मुझे बच्चे का नाम भी नहीं दिखता। आप माना कि 4 लेटर लिखते, आप लिखते हो गुड, लिखते हो GOOD, तो मेरे को या तो OD दिखता है या फिर GO दिखता है। कहने का मतलब फुल विंडो मुझे नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है वो एज ए बोर्ड में लिखने के लिए काम में ले लेता हूँ, इसलिए प्रॉपर हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। लेकिन गाइस जैसे ही क्लास हो जाती है, इसके बाद के अंदर मैं आपके हर एक डाउट को नोट करता हूँ और डाउट सेशन मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको इसकी डेट और टाइम आराम से कर दिया जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी होने वाला डाउट सेशन है ना। बहुत अच्छा। तो गाइस अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल जो अपन ने बात की थी माई डियर, कल अपन ने बात की थी, क्या बात की थी, AB, यानी कि अपन ने बात की थी ब्लड ग्रुपिंग
ग्रुपिंग की बात की थी अपन ने। और माय डियर ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अपन ने क्या कहा था कि भाई जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इन ब्लड ग्रुप्स का डिटर्मिनेशन किसके बेस पे किया जाता है, किसके आधार पे किया जाता है? तो अपन ने कहा कि साहब एंटीजन के आधार पे किया जाता है। अगर बी एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पे है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर कोई एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे नहीं है, जीरो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ओ है। अगर ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप ए है। अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर है तो ब्लड ग्रुप कौन सा कहेंगे अपन? ए बी ब्लड ग्रुप के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब इसके साथ साथ में नेक्स्ट बात अपन ने ये भी कही थी, क्या कही थी कि साहब सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फॉर सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीजन एंड एंटीबॉडी शुड नेवर बी सेम। यानी कि सक्सेसफुल बीटी के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। देन अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर सेम होती हैं तो ऐसी कंडीशन में दे विल मीट विच ईच अदर, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस के अंदर मिल जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी, जिससे कि हीमोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी क्या नहीं होनी चाहिए, सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ये बात कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। देन इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक प्रिंसिपल भी था, जो प्रिंसिपल कल अपन ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जब भी अपन ब्लड ग्रुप्स को क्रॉस मैच करें तो माय डियर क्रॉस मैच करते टाइम पर अपने एक ट्रिक थी ADAR की। ADAR का मतलब है डोनर के अंदर तो अपन एंटीजन को क्रॉस मैच करेंगे और रिसिपिएंट के अंदर अपन एंटीबॉडी को क्रॉस करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ADAR यानी कि डोनर में क्या देखेंगे? एंटीजन देखेंगे, और रिसिपिएंट में क्या देखेंगे? अपन एंटीबॉडी देखेंगे, और इन दोनों एंटीजन एंटीबॉडी को क्या करेंगे? क्रॉस मैच करेंगे कि कहीं पर दोनों एंटीजन एंटीबॉडी सिमिलर तो नहीं है। इसके बाद में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि साहब कौन कौन पर्सन किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो गाइज आज अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर कंसेप्ट कल मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। सो मैं यहाँ पर कुछ बचे गाइज अपनी हाथ की पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में आ गया था, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी कुछ कम समझ में आया था या फिर कुछ उनके डाउट्स रह गए थे। तो गाइज मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास के अंदर समझ में नहीं आता है तो उसके बाद में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मुझे चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है 7014225953, इस चैनल के व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप अपना डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। लेकिन कॉल और टेक्स्ट मत करना, इसके ऊपर कॉल टेक्स्ट इसके ऊपर नहीं आता है, केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर है चैनल का। तो गाइज इसके लिए आप अपने यानी कि डाउट को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर कोई लंबा मैटर रहा डाउट वाला तो गाइज कैसे भी चाहे से आपको किसी भी प्रकार से किसी भी वे के अंदर मैं आपको आपके डाउट का क्लियरेंस दूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, आपको स्टडी के अंदर हर प्रकार से कोऑपरेशन मिलेगा। वेल गाइज, तो गाइज आज अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे, कल वाला ये कंसेप्ट अपन ने देखा था कि साहब ये तो ब्लड ग्रुप वाला ये कौन है? रिसिपिएंट है, और ये कौन है? डोनर है। तो गाइज सबसे पहले अपन कल बात कर रहे थे रिसिपिएंट की बात कर रहे थे। और माय डियर जब भी रिसिपिएंट ब्लड लेता है तो अपन रिसिपिएंट के अंदर किसे क्रॉस मैच करते हैं? एंटीबॉडी को। और डोनर में क्या क्रॉस मैच करते हैं अपन? एंटीजन को क्रॉस मैच करते हैं। तो कल AB और AB का अपन एग्जाम्पल देख लिया था। फिर आज अपन बात करना चाहेंगे O का, कि साहब O वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये किन किन से ब्लड ले सकता है। इधर जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये कौन है? इधर ये रिसिपिएंट है और इधर ये कौन है माय डियर? डोनर है। तो आज अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि साहब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप O है, और ध्यान रखना इसको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, यानी कि ये क्या हो गया? रिसिपिएंट हो गया। तो गाइज ये जो O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है ये किन किन से ब्लड ले सकता है? तो गाइज यहाँ पर आपको टेबल के अंदर तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि O वाला केवल O से ही ले सकता है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि O वाला केवल O से ही कैसे ले सकता है। अब मेरी बात सुनिएगा कि भाई देखो, लेने वाला कौन है? O है, यानी कि रिसिपिएंट कौन है? O है। तो ये O वाला किन किन से ले सकता है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें A की। क्या ये O वाला, यानी कि क्या O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या A से ब्लड रिसीव कर सकता है? क्या A से ले सकता है? तो आपको पता है भाई नहीं ले सकता, लेकिन अपन कारण जान लेते हैं, रेशनल जान लेते हैं, तभी तो अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे कि साहब अब मैं रट्टा नहीं हूँ, अब मुझे कारण पता है कि साहब इस वजह से O वाला ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड नहीं ले सकता। तो गाइस O यहाँ पे कौन है? रिसिपिएंट है। सो रिसिपिएंट के अंदर अपन क्या देखेंगे? एंटीबॉडी देखेंगे। और आपको भली बात ही पता है कि O ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन 0 होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी A एंड B दोनों एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देने वाला कौन है? A ब्लड ग्रुप है, A डोनर है। सो अपन डोनर के अंदर क्या देखेंगे माय डियर? एंटीजन देखेंगे। और आपको पता है A ब्लड ग्रुप है, सो इसके अंदर A के अंदर एंटीजन क्या होगा? A एंटीजन होगा। अब देखिए, इधर तो ये A एंटीजन हो गया और इधर ये A एंटीबॉडी होगी, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और प्रिंसिपल क्या था बेटी का? कि एंटीजन एंटीबॉडी नेवर बी सिमिलर, कभी भी ये क्या नहीं होनी चाहिए? सेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दोनों आपस में मिल जाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड कोगुलेट होने लग जाएगा। लेकिन इधर B क्या है? एंटीबॉडी है, और इधर B एंटीबॉडी नहीं है। तो यहाँ पर 50-50% चांस बनते हैं कि 50% ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस रहते भी हैं और 50% नहीं भी रहते। लेकिन कल मैंने बताया था ये कोई खेल नहीं कि अपन रिस्क ले लिया 50%, ऐसी कंडीशन में O वाला किसे A वाले से ब्लड नहीं ले सकता। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहिए माय डियर, क्या बात करना चाहेंगे? नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे B ब्लड ग्रुप की बात करना चाहेंगे, B ब्लड ग्रुप की बात करना चाहेंगे कि भाई ये O ब्लड ग्रुप है, ये कौन है? रिसिपिएंट है। तो क्या O वाला B से ब्लड ले सकता है? तो रिसिपिएंट में क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। और O ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होती है? A एंड B दोनों एंटीबॉडी होती है। डोनर कौन है? B है। और डोनर में क्या देखते हैं? एंटीजन देखते हैं। सो यहाँ पे एंटीजन कौन है? B ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या है? B। तो इधर देखो, रिसिपिएंट की तो B एंटीबॉडी और डोनर का B एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे A एंटीबॉडी भी A एंटीबॉडी है, इधर A एंटीजन है नहीं, इसलिए यहाँ पर भी 50-50% चांसेस रहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने का भी और नहीं होने का भी, इसलिए O वाला B से भी ब्लड नहीं रिसीव कर सकता। क्लियर माय डियर इतनी बात? देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे और इसके बाद में O के बाद में अपन यहाँ से देखना चाहेंगे B के बाद में। B के बाद में अब कौन सा ब्लड ग्रुप आता है भाई? AB ब्लड ग्रुप आता है। AB ब्लड ग्रुप, क्या O वाला AB से ब्लड ले सकता है? तो देख लेते हैं भाई, O रिसिपिएंट है, सो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन? एंटीबॉडी देखेंगे। और O के अंदर एंटीबॉडी A एंड B होती है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप है। और गाइस AB ब्लड ग्रुप है और ये AB देने वाला है, डोनर है, और डोनर में क्या देखते हैं? एंटीजन देखते हैं। और माय डियर AB ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा है? A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है। तो माय डियर इधर तो A एंटीजन और A एंटीबॉडी, इधर ये सिमिलर हो गई, इधर B एंटीबॉडी और B एंटीजन ये सिमिलर हो गए। तो माय डियर यहाँ तो 100 में से 100% चांसेस है किसके? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, बिकॉज इधर भी AB एंटीबॉडी है, इधर भी AB एंटीजन है। तो यहाँ तो 100% 100% एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है? सिमिलर है। सो गाइज अपन क्या कह सकते हैं कि AB ब्लड कैन नॉट डोनेट द ब्लड टू O ब्लड ग्रुप, कि साहब जो AB वाला है वो O को ब्लड नहीं दे सकता। या फिर अपोजिट भी कह सकते हो कि O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड नहीं ले सकता। क्लियर माय डियर इतनी बात?
देन तो गाइज ये तो किसकी बात थी, अपने रिसिपिएंट की बात थी। अब देखिए यहाँ पे डोनर की भी बात कर लेते हैं, ये जस्ट अपोजिट है। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ ए वाले का कि साहब ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और माय डियर ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है क्या करना चाहता है, ब्लड डोनेट करना चाहता है। तो अपन यहाँ से देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अपना ब्लड किन किन पर्सन को, किस किस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो एक तो अपन ने क्या बात कही, क्या बात की है अपन ने कि सेम को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो एक तो ए वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा अगर अपन बी की बात करें कि क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, तो जान लेते हैं दे सकता है कि नहीं दे सकता। भाई ए कौन है, यहाँ पे डोनर है, और डोनर में क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा होगा माय डियर, ए एंटीजन होगा। इधर अगर अपन बात करना चाहे यानी किसको दे सकता है, तो अपन देख रहे हैं क्या बी को दे सकता है। तो भाई जो बी ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर बी कौन हुआ, यहाँ पे रिसिपिएंट हुआ। तो रिसिपिएंट के अंदर क्या देखते हैं अपन है, एंटीबॉडी देखते हैं। और माय डियर बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे देखिए इधर ए एंटीजन और इधर ए एंटीबॉडी, डोनर का ए एंटीजन और रिसिपिएंट की ए एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो माय डियर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्लियर माय डियर इतनी बात। वेल यस और नो बोलो, यस और नो, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। वेल बहुत अच्छा। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे यानी कि बी को भी नहीं दे सकता। तो फिर देखो बी के बाद में बात आती है ए बी की। तो माय डियर क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या ए बी को ब्लड दे सकता है, क्या ए ग्रुप वाला पर्सन ए बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो भाई देख लेते हैं डोनेट करने वाला कौन है, ए है। डोनेट करने वाले में क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। और एंटीजन कौन है, ए के अंदर ए एंटीजन होगा। देन दे किसको रहा है, ए बी को दे रहा है। सो यहाँ ए बी क्या हुआ, रिसिपिएंट हुआ। सो माय डियर ए बी क्या हुआ, यहाँ पे रिसिपिएंट हुआ। और आपको पता है रिसिपिएंट के अंदर क्या क्रॉस मैच करते हैं, एंटीबॉडी अपन क्रॉस मैच करते हैं। तो माय डियर यहाँ से ध्यान रखना ए बी ब्लड ग्रुप है और आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो ए बी होता है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। सो इन ए बी ब्लड ग्रुप there are no any type of antibody in the plasma। ए बी के अंदर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो गाइज इधर एंटीजन ए है, इधर कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए कहने का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ पर बीटी रिएक्शन के कोई चांसेस ही नहीं है, ब्लड कोएगुलेशन का कोई चांसेस ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। सो गाइज ए वाला डोनेट कर सकता है किसको, ए बी को डोनेट कर सकता है। क्लियर इतनी बात। देन इसके बाद में अब बच गया कौन सा, ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, ए बी की बात कर ली। तो अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहेंगे ओ ब्लड ग्रुप की बात करना चाहेंगे। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या ओ को ब्लड दे सकता है, क्या ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यस और नो, यस और नो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कम ऑन यस और नो, कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्या ए वाला पर्सन है बी यानी कि क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यस और नो, नो 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 नो। वेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, जान लेते हैं अपन। भाई देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ए वाला देना चाह रहा है, तो ए तो क्या हो गया, डोनर हो गया, और ओ क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया। तो यहाँ पे ए डोनर
डोनर के अंदर क्या देखेंगे अपन, एंटीजन देखेंगे। डोनर में एंटीजन कौन सा है, यहाँ पे ए एंटीजन है। रिसिपिएंट के अंदर यानी कि रिसिपिएंट ओ है और रिसिपिएंट में क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। तो माय डियर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी भी होती है, बी एंटीबॉडी भी होती है। सो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीबॉडी भी है और ए बी एंटीबॉडी भी है। तो माय डियर इधर ये एंटीजन और इधर ये ए एंटीबॉडी, इधर ए एंटीजन। सो गाइज ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों क्या हो गए, इधर सिमिलर हो गए, लेकिन इधर बी एंटीबॉडी भी है, यहाँ पे बी एंटीबॉडी नहीं है। सो यहाँ पे 50-50% चांसेस बनते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो आप कह सकते हो कि ए ब्लड ग्रुप वाला ओ को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। माय डियर इसी प्रकार के ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो इसी कंसेप्ट के अलावा ये इसी कंसेप्ट के साथ में आपके ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है सोल्व करने के अंदर तो आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कैसे भी मैं आपका अपना डाउट मुझे सेंड कर सकते हो। 100% मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने के अंदर आपकी हेल्प ही करूंगा। वेल देन गाइज अब देखिए अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ लिया है गाइज। अब अलर्ट हो जाइए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, क्योंकि अभी तक तो अपन ने ए को ए से, ए को बी से, ए को ए बी से, ए को ओ से क्या किया है, क्रॉस मैच किया है, ये तो अपन ने जान लिया। लेकिन अब अपन जानेंगे आर एच फैक्टर के रिगार्डिंग। क्या जानेंगे माय डियर, अपन आर एच फैक्टर के रिगार्डिंग अपन यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो माय डियर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये आर एच फैक्टर होता क्या है। वेल क्लियर, एक बार मुझे क्लियर कर दो, यस और नो। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर करो, फटाफट करो, ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ माय डियर। बहुत अच्छे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, जो डाउट्स आपके माइंड में या तो कभी आए ही नहीं होंगे, और अगर कभी आए भी हैं तो आपको उन डाउट्स को प्रॉपरली किसी ने रिजोल्व किया भी नहीं होगा, किसी ने कोशिश भी की है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन माय डियर यहाँ पर हर एक लाइन नहीं बल्कि हर एक वर्ड आपके माइंड के अंदर सेट होगा, आपको समझ में आएगा। क्लियर, वेल क्लियर, सभी अंडरस्टैंड हो रहे हैं, सभी को समझ आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो माय डियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर एस फैक्टर। अब अपन ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तो बात कर ली, लेकिन माय डियर क्रॉस मैच करने के लिए ब्लड ग्रुप को ए बी ओ सिस्टम में केवल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि माय डियर देखिए इसका रियलिटी में हुआ क्या था। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं भाई, जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इन्होंने 19th सेंचुरी 1 के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप की तो डिस्कवरी कर ली थी, इसको तो कॉइन कर लिया था, और इन्होंने क्रॉस मैचिंग भी स्टार्ट कर दी थी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। लेकिन माय डियर ध्यान रखना, जब कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कर ली थी और क्रॉस मैच करना जान गए थे, लेकिन माय डियर ये क्रॉस मैच करने के बाद भी बहुत से केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर को ये समझ नहीं आया कि यार ब्लड ग्रुप अपन ने डिस्कस कर लिए, सही सही क्रॉस मैच भी कर रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी को, लेकिन फिर भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रही है। तो माय डियर इसका कारण था आरएस फैक्टर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो लोचा है, अभी भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है ब्लड के अंदर जिसका अपने को पता नहीं है, जिससे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की क्रॉस मैचिंग करने के बाद में भी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। और ध्यान रखना गाइस, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी कर ली थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और 1908 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर को इस एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने की वजह से 1908 के अंदर इनको नोबेल प्राइज के द्वारा भी सम्मानित किया गया। लेकिन माय डियर अभी भी कार्ल लैंडस्टीनर की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई थी, शांत नहीं हुई थी, अभी भी उनके माइंड में ये जिज्ञासा थी कि मैं जानना चाहता हूं आखिर कि ऐसा क्या है जो एबीओ क्रॉस मैचिंग करने के बाद में भी क्या हो रही है,
है, रिएक्शन हो रही है। तो माय डियर ध्यान रखना, 1908 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद में भी कार्ल लैंडस्टीनर अपने घर पे नहीं बैठे थे, आराम की जिंदगी नहीं जिए थे। वो जिद्दी थे, वो क्यूरियोसिटी वाले पर्सन थे, जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा थी इनके अंदर। और ध्यान रखना, आप में जितनी क्यूरियोसिटी होगी, जितनी आप में जानने की इच्छा होगी, आपकी मेमोरी, आपका विल पावर उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो माय डियर, चाहते तो कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल प्राइज मिलने के बाद में बड़ी रेस्पेक्ट की और बड़ी आसानी से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो ऐसा करते तो हो सकता था कि आज मैं आपको RS फैक्टर नहीं पढ़ा रहा होता। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। वो क्या कहना चाहूँगा कि माय डियर, ये जो यहाँ पे RH फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं, RH फैक्टर, तो देखिए एक बार बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना है, क्योंकि देखो लिखने से कोई मतलब नहीं है। लिखने वाली चीज़ें आपको बुकों में बहुत सारा लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन उस लिखे हुए को मैं आपको घोल के पिला रहा हूँ, आपको हर एक वर्ड, हर एक लेटर में आपको समझा रहा हूं। तो माय डियर, ये जो RH फैक्टर है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो RS फैक्टर है, इसको कोइंड किया, यानी कि रजिस्टर करवाया, इसको डिस्कवर किया, इसको फाइंड आउट किया, इसका पता लगाया। किस किसने पता लगाया? एक तो कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान रखना, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। एक तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, और एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, विनर, WINNER, यानी कि RS फैक्टर को डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, इनका पता लगाया। किन्होंने पता लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर ने और विनर ने, दोनों ने साथ मिलकर के इस RS फैक्टर के ऊपर रिसर्च की। दोनों को ही इनका श्रेय जाता है, दोनों को ही RS फैक्टर को डिस्कवर करने का बराबर इक्वल क्रेडिट जाता है। और ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, इन दोनों ने मिलकर के इस RS फैक्टर को डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी 40 के अंदर। हे गाइस, कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। इन विच ईयर RS फैक्टर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, कब डिस्कवर किया था? 1940 के अंदर इन्होंने RS फैक्टर को क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये RS फैक्टर होता क्या है, किसे RS फैक्टर कहते हैं। तो माय डियर, ये जो RS फैक्टर है, अब देखो 1901 के अंदर ABO ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी होने के बाद में भी, ABO क्रॉस मैचिंग करने के बाद में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही थी। तो इसका कारण जानने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर के एक बार फिर से RBC को खंगाला, एक बार फिर से RBC की दोनों ने मिलकर के बारीकी से क्या की? स्टडी की। और माय डियर, जब कार्ल लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर फिर से RBC को वेरी डीपली स्टडीज किया, तो इनको A एंटीजन और B एंटीजन के अलावा इस RBC की सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन और दिखाई दिया, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और दिखाई दी। हे माय डियर, कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। क्या कह रहा हूं कि जब कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने RBC को और भी डीपली स्टडीज किया, तो इनको क्या मिला कि जो RBC की सरफेस होती है, इस RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन तो थे ही थे, इसके अलावा यानी कि A एंड B एंटीजन के द्वारा एक स्ट्रक्चर इनको और मिली, एक स्ट्रक्चर और इनको दिखाई दी। तो माय डियर, ये जो स्ट्रक्चर इनको नहीं दिखाई दी, जो ना A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है, माय डियर, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, इन दोनों ने इस नई स्ट्रक्चर को नाम दिया D एंटीजन। हे गाइस, कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। क्या नाम दिया? D एंटीजन नाम दिया। किसे दिया D एंटीजन? जो RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन के अलावा जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी, इसको कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने क्या कहा माय डियर? D एंटीजन कहा।
और फिर उन्होंने दोनों ने ही कार्ल लैंडिस और विनर ने दोनों ने मिलकर के एक डिसीजन किया, एक कंक्लूजन निकाला। वो क्या निकाला कि भाई जिस भी पर्सन की आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये डी एंटीजन है उसे तो कहा जाएगा RH पॉजिटिव है। गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। व्हाट एम आई सेइंग? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये डी एंटीजन है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, तो गाइज जिसकी आरबीसी पे डी एंटीजन है उसे क्या कहा? कार्ल लैंडिस विनर ने RH पॉजिटिव कहा। और जिसकी आरबीसी के ऊपर ये ऐसी ये वाली ऐसी स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, यानी कि डी एंटीजन नहीं है, उनको कार्ल लैंडिस और विनर ने क्या कहा? RH नेगेटिव कहा। क्या कहा माय डियर? RH नेगेटिव। अब यहाँ से एक बात और जानिएगा कि ये जो एंटीजन होता है डी एंटीजन, इसके लिए RH वर्ड काम में क्यों लिया जाता है? तो माय डियर यहाँ ध्यान रखना, ये जो रिसर्च चल रही थी नेगेटिव पॉजिटिव को फाइंड आउट करने की, ये रिसर्च चल रही थी एक मंकी पे। और वो मंकी कौन सा मंकी था? रिसस मंकी था। ए गाइस फोकस ऑन द पॉइंट। कौन से मंकी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे? ये रिसस नाम के रिसस कैटेगरी के मंकी के ऊपर ये डिस्कवरी, ये रिसर्च हो रही थी। इसलिए ये जो फैक्टर इनको, जो ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फैक्टर मिला, इसको क्या कहा? कार्ल लैंडिस और विनर ने डी एंटीजन कहा, RH फैक्टर कहा। RH फैक्टर क्यों कहा? क्योंकि ये रिसर्च किसके ऊपर हो रही थी? रिसस मंकी के ऊपर क्या हो रही थी? रिसर्च हो रही थी। इसलिए जिन पर्सन के अंदर ये डी एंटीजन है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें डी एंटीजन नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? RH नेगेटिव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है माय डियर? वेल क्लियर, ऑल क्लियर, यस और नो? गिव मी रिप्लाई, यस और नो? क्लियर है? क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? वेल वेल वेल, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, इसके आपने ये तो जान लिया कि क्या RH नेगेटिव होता है और क्या RH पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मतलब जिस पे डी एंटीजन नहीं हो वो तो क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जिसकी आरबीसी पे डी एंटीजन हो उसे क्या कहेंगे? RH नेगेटिव कहेंगे। RH क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये रिसर्च कौन से मंकी पे हुई थी? रिसस मंकी के ऊपर हुई थी। इस RH फैक्टर को, इस नेगेटिव पॉजिटिव को डिस्कवर किसने किया? कार्ल लैंडिस एंड विनर ने डिस्कवर किया। कब किया? इन 19th सेंचुरी 1940 के अंदर डिस्कवर किया। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। लेकिन माय डियर क्वेश्चंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल ये शुरू हुई है। आगे आगे देखती जाइएगा, आगे आगे आप क्या क्या यहाँ से पढ़ते हो। तो माय डियर इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात यहाँ से आप सुनना कि ये जो डी एंटीजन, अब देखो आपने एक बात सुनी होगी, क्या सुनी होगी? कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर होता है तो अपनी बॉडी इसे शत्रु मानती है, इसे एंटीजन मानती है, और इस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी की जो WBC होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये दोनों क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को, इस फॉरेन बॉडी पार्टिकल को क्या कर देती है? किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अब देखिएगा, इस कंसेप्ट से आपका एक बड़ा शानदार और जानदार कंसेप्ट मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। वो कंसेप्ट क्या रहने वाला है माय डियर? तो माय डियर मैं यहाँ से ये कहूँगा, देखो ए वाला किस किस को दे सकता है, ए वाला किस किस से ले सकता है, बी वाला किस किस को दे सकता है, बी वाला किस किस से ले सकता है। ये बात तो अपन ने वेल तरीके से समझ ली है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, कि क्या नेगेटिव वाले को दे सकता है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव वाले का ले सकता है, क्या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव को
दे सकता है। ये बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा, विथ कंसेप्ट फोकस रहिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा, तभी ये बात आपको समझ में आने वाली है। भाई देखो, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई एक पर्सन है, इसका जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, नेगेटिव है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो माय डियर, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको डोनेट कर सकता है? क्या नेगेटिव वाले को कर सकता है? तो ये बात आप पहले से जानते हो कि सेम वाले को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे भी सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से कहूँ एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, तो A नेगेटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि नेगेटिव वाले को दे सकता है। फिर अपन यहाँ से कहें क्या नेगेटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है? तो माय डियर, नेगेटिव RS फैक्टर वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ कि भाई एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव और ये A नेगेटिव वाला ब्लड देना चाहता है A पॉजिटिव को, तो क्या A पॉजिटिव को दे सकता है? तो जी हाँ दे सकता है। तो क्या इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी? तो जी हाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, तो जान लेते हैं क्यों नहीं होगी। अभी देखिए, RS फैक्टर का मतलब कौन से एंटीजन को RS फैक्टर कहते हैं अपन? D एंटीजन को। अगर D एंटीजन है तो इसका मतलब है ये RS पॉजिटिव है, D एंटीजन नहीं है इसका मतलब ये RS नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए ये RH नेगेटिव है, तो माय डियर RH नेगेटिव होने का मेरा यहाँ से मतलब है कि इस पर्सन की RBC की सरफेस के ऊपर जो D एंटीजन होता है ये D एंटीजन नहीं है। अब देखिए, अगर ये ब्लड ग्रुप वाला पर्सन माना कि ये कौन सा है, A नेगेटिव, अगर ये A नेगेटिव वाला किसको ब्लड दे रहा है, A नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी RBC के ऊपर D एंटीजन नहीं है और इधर भी RBC के ऊपर D एंटीजन नहीं है। तो जब ये नेगेटिव वाला है कि ऐसी RBC जो इसकी ब्लड के अंदर जाएगी, बॉडी में जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी, जिसकी RBC के ऊपर भी कोई D एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है A नेगेटिव है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसकी बॉडी में कोई नया एंटीजन नहीं आया है, क्योंकि ये कैसा था, RH नेगेटिव था। क्लियर माय डियर? तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात जानिएगा कि क्या RS नेगेटिव वाला RS पॉजिटिव को दे सकता है? तो जी हाँ, एब्सोल्युटली दे सकता है। कैसे दे सकता है, जान लेते हैं। भाई देखो, यहाँ पे नेगेटिव है यानी कि कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये A पॉजिटिव है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, A पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है, D एंटीजन है। तो अब देखिए इस पर्सन के अंदर ये तो है A पॉजिटिव का मतलब इसमें D एंटीजन है। अब D एंटीजन है, अपन ब्लड दे रहे हैं कौन सा, A नेगेटिव का, यानी कि ऐसे पर्सन का ब्लड दे रहे हैं जिसमें D एंटीजन नहीं है। अब जब ये ब्लड जिसमें D एंटीजन नहीं है और ये जाएगा D एंटीजन वाले की बॉडी के अंदर, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। भाई रिएक्शन कहीं को होगी, इस A पॉजिटिव की जो रिसिपिएंट था इसके ब्लड में कोई नया एंटीजन आया ही नहीं, और जब कोई नया एंटीजन आया ही नहीं तो इसकी जो WBC है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये कहीं को एंटीबॉडी बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। तो कहने का मतलब RH नेगेटिव दे सकता है किसको, ब्लड पॉजिटिव को भी दे सकता है। एक बात तो ये ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है, नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। आई होप ध्यान रखना गाइस। कुछ चीज़ें अब आप कुछ एक बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो माय डियर देखिए, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना तो कोई किताब समझा सकती, ना आपको कोई फ्रेंड समझा सकता, ना आपका कोई टीचर समझा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खुद को ही समझना पड़ता है, खुद को ही उन्हें एक्सपीरियंस करना होता है। मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकता हूँ कि नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं है, इधर भी नेगेटिव है, कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि रिसिपिएंट में कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा। इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर क्या है, D एंटीजन है RBC पे,
इधर कोई डी एंटीजन है नहीं, तो अगर ये वाला ब्लड अगर इस पॉजिटिव वाले डी एंटीजन वाले की बॉडी में जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिसिपिएंट की बॉडी में जो ब्लड आया था ब्लड वेसल्स के अंदर, उस ब्लड में कोई नया एंटीजन था ही नहीं, डी एंटी नया कोई एंटीजन था ही नहीं। और जब कोई नया एंटीजन नहीं था तो भाई एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी? किसी के खिलाफ नहीं बनेगी। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है नहीं होगी। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब मेरी बात यहाँ से एक बात और जान लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी अपन ने डोनर की बात की है कि RH नेगेटिव किस किस को दे सकता है, तो माय डियर RH नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ रिसिपिएंट की, कि नेगेटिव वाला किन किन से ले सकता है। क्या नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है? क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ले सकता है? तो एक बात तो अभी अपन ने क्या की, जिसके आपने गांठ बांध रखी है कि सेम वाले से ले सकता है। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कौन है? R यानी कि रिसिपिएंट है। ये किससे ले सकता है? एक तो RH नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्या नेगेटिव वाला पर्सन पॉजिटिव से ले सकता है? जैसे कि मैं यहाँ से कहूँ कि साहब ये A नेगेटिव है, तो इसको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, तो ये A नेगेटिव वाला A नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ से कहूँ कि ये A नेगेटिव है, क्या ये A पॉजिटिव से ले सकता है? तो माय डियर A पॉजिटिव से नहीं ले सकता, यानी कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव से नहीं ले सकता। अगर लेगा, ट्रांसफ्यूज करोगे आप, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, हीमोलाइसिस होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज आप जानिएगा माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का क्यों होती है? जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव से लेता है। अब देखिए ये A नेगेटिव है, A नेगेटिव का मतलब इसकी RBC के ऊपर क्या नहीं है? डी एंटीजन नहीं है। A नेगेटिव ये लेना चाह रहा है, किससे लेना चाह रहा है? A पॉजिटिव से लेना चाह रहा है। तो A पॉजिटिव वाली की जो RBC है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है माय डियर? इसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखिए जब ये A पॉजिटिव वाले का ब्लड यानी कि इसकी RBC A नेगेटिव वाले के सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगी, तो आरबीसी के ऊपर क्या है? डी एंटीजन है। जो ए नेगेटिव वाले यानी कि जिस पर्सन का इसका ए नेगेटिव है, तो इसमें डी एंटीजन नहीं है, यानी कि इसकी बॉडी ने, इसकी लिम्फोसाइट ने, इसकी मोनोसाइट ने कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि डी एंटीजन क्या होता है। तो जैसे ये डी एंटीजन इस नेगेटिव वाले के ब्लड में आता है, बॉडी में आता है, और जैसे ही पता लगता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को, तो वो देखती हैं रे भाया कोई नया एंटीजन आ गया है, और ये नया एंटीजन अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को कोई नुकसान कर सकता है, कोई डैमेज कर सकता है। तो जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं वो इस डी एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल बना देती है, यानी कि एंटीबॉडीज बना देती हैं, और ये एंटीबॉडीज किसको? इस डी एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती है, जिसके साथ में आरबीसी की भी वाट लग जाती है, आरबीसी भी टूट जाती है। वो कहते हैं ना कि चने के साथ में भी गुण पिस जाते हैं, ये वैसा ही हाल होता है। एंटीबॉडी खत्म तो करने आई थी डी एंटीजन को, लेकिन डी एंटीजन के साथ में, चने के साथ में आरबीसी यानी कि गुण भी पिस गई, आरबीसी का भी लाइसिस हो गया, आरबीसी भी टूट गई, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गई, ब्लड क्या हो गया? ब्लड के अंदर आरबीसी खत्म हो गई या फिर कम होगी, इससे कि जॉन्डिस तो होना ही होना है। साथ साथ के अंदर अब ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर पाएंगे, यानी कि O2 सैचुरेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आरबीसी क्या हो गई है? टूट गई है, ब्रेकडाउन हो गई है। तो माय डियर एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्या रखनी है? कि RH नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कभी भी नहीं ले सकता। इतनी बात क्लियर। चलो अपन ने नेगेटिव की बात की कि RH नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है? नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव ले किससे सकता है? केवल नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। क्लियर
डियर भाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं RH पॉजिटिव की, अपन यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो माय डियर यहाँ से ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं अपन डोनेट करने की कि RH पॉजिटिव किसको डोनेट, क्या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को डोनेट कर सकता है? तो माय डियर नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इसमें क्या है, डी एंटीजन है, नेगेटिव वाले के अंदर डी एंटीजन है नहीं है। तो जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो नेगेटिव वाले के अंदर डी एंटीजन आएगा, जो कि ये डी एंटीजन इस नेगेटिव वाले की बॉडी के लिए नई चीज है। तो इसकी बॉडी, इसकी मोनोसाइट, इसकी लिम्फोसाइट इसे एज ए फॉरेन एंटीजन कंसीडर करती है और इस डी एंटीजन के खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। और ऐसी कंडीशन में जब एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन होगी तो हीमोलाइसिस होगा, इरिथ्रोलाइसिस होगा, आरबीसी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्लियर माय डियर? तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, क्योंकि अब इसमें भी डी एंटीजन है और इसमें भी डी एंटीजन है। तो जब ये डी एंटीजन इसमें आएगा तो इसकी बॉडी के लिए ये नई चीज़ नहीं होगी, बिकॉज ये डी एंटीजन इसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट थी, इसलिए एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। क्लियर माय डियर? इतनी बात। देन अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ध्यान रखना। अभी देखो पॉजिटिव के बाद में अपन यहां से बात करना चाहेंगे नेगेटिव की, कि साहब जो RH नेगेटिव वाला पर्सन है, ये RH नेगेटिव वाला किस किस से ले सकता है? तो ये अपन ने देख लिया था या नहीं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। RH पॉजिटिव वाला किस किस से ले सकता है? तो माय डियर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है। पॉजिटिव का मतलब इसमें क्या है, डी एंटीजन। और जब ऐसा ब्लड आएगा जिसकी आरबीसी पे डी एंटीजन नहीं है, नेगेटिव का मतलब डी एंटीजन नहीं है, तो जब ये डी एंटीजन नहीं है, अगर ऐसा ब्लड आएगा तो ऐसी कंडीशन में अब ये डी एंटीजन ही नहीं है। और अगर माना कि डी एंटीजन होता तो भी क्या फर्क पड़ता, बिकॉज ये पहले से पॉजिटिव, इसमें तो पहले से डी एंटीजन है, इसलिए किसी भी हाल में रिएक्शन नहीं होनी है। इसलिए पॉजिटिव है, ये किससे ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है। तो माय डियर इन RH फैक्टर के रिगार्डिंग मोटा मोटी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि जो नेगेटिव यानी कि RH नेगेटिव है वो नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव केवल नेगेटिव से ही ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता, बिकॉज पॉजिटिव वाले में डी एंटीजन है और नेगेटिव वाले में डी एंटीजन नहीं है। इसलिए नेगेटिव वाले में डी एंटीजन नहीं है और पॉजिटिव वाले में डी एंटीजन है, तो नेगेटिव वाले की बॉडी में डी एंटीजन आएगा, इसकी बॉडी से एज ए फॉरेन एंटीजन कंसीडर करेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी और एंटीबॉडीज बनने से डी एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन होगी, जैसे कि इरिथ्रोलाइसिस से होगा, यानी कि हीमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलेगी, बीटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। देन अगर अपन पॉजिटिव की बात करें कि RH पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो माय डियर RH पॉजिटिव केवल किसको डोनेट कर सकता है, RH पॉजिटिव कोई नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वही है नेगेटिव में क्या जाएगी, एंटीबॉडी जाएगी, पहले उसमें कभी RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में डी एंटीजन नहीं है। अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को देगा तो नेगेटिव वाले की बॉडी के अंदर डी एंटीजन आ जाएगा और हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी। देन इसके बाद में अगर मैं यहाँ से कहूँ कि साहब जो RH पॉजिटिव वाला है वो किस किस से ले सकता है, तो RH पॉजिटिव नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है। माय डियर ये जो चीज़ है वो अच्छे से आपके नोट्स के लिए शानदार जानदार तरीके से मेंशन की गई है। आपको इतनी बात और ध्यान रखनी है कि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। माय डियर इस पूरी यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उन लोगों में से 97% कैसे हैं, RH पॉजिटिव, यानी कि 97% में क्या पाया जाता है, आरबीसी पे डी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन पूरे यूनिवर्स में जो 3% लोग हैं, ये 3% कैसे हैं, RH नेगेटिव, यानी कि 3% लोगों के अंदर क्या नहीं देखने को मिलता, डी एंटीजन देखने को नहीं मिलता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितने % लोग RH पॉजिटिव होते हैं, तो 97% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। कितने RH नेगेटिव होते हैं, अब रिमेनिंग 3% क्या होते हैं, RH
नेगेटिव होते हैं। क्लियर इतनी बात माय डियर। देन नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है कि RS फैक्टर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर कब इन 19th सेंचुरी 1940 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने RS फैक्टर को क्या किया, डिस्कवर किया। और ध्यान रखना कौन से मंकी के अंदर डिस्कवर किया, इन रीसस मंकी। मंकी का नाम ध्यान में रखना, रीसस मंकी। RS फैक्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डी एंटीजन, जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है। तो अपन ने क्या कहा कि अगर आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है तो उस ब्लड को अपन क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर डी एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर नहीं है, इफ डी एंटीजन, देखो यहाँ गलती से मिस्टेकन से टाइप हो गया, ये सेंटेंस तो क्या है, इफ डी एंटीजन प्रेजेंट, यानी कि अगर आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है तो BG यानी कि वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव। ये नीचे वाला ये जो सेंटेंस इसमें नोट आएगा, यानी कि इफ डी एंटीजन नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर डी एंटीजन नहीं हो, इफ डी एंटीजन नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नोट नहीं लिखा गया गलती से, आप ध्यान में रखना, इफ डी एंटीजन नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH नेगेटिव। यानी कि डी एंटीजन है तो पॉजिटिव कहलाएगा, डी एंटीजन नहीं है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। देन इसके बाद में देखिए बड़े अच्छे तरीके जो बात अभी अपन ने देखी है, श्रवण अक्षरों के अंदर लिख दी आपके नोट्सों को ध्यान में रखते हुए कि RS पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको कर सकता है, केवल, अरे रे ये भी देखो गलती से लिखा गया है, थोड़ा ध्यान में रखना है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या RS पॉजिटिव वाला डोनेट कर सकता है किसको, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि RS पॉजिटिव वाला डोनेट कर सकता है किसको, RH पॉजिटिव को, लेकिन RS पॉजिटिव वाला नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। फिर अपन ने कहा कि RS पॉजिटिव वाला रिसीव यानी कि ले सकता है किससे, नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी, यानी कि दोनों से ले सकता है। फिर अपन ने बात की RH नेगेटिव, तो माय डियर RH नेगेटिव वाला डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को भी कर सकता है, पॉजिटिव को, दोनों को डोनेट कर सकता है। फिर अपन कहें RH नेगेटिव वाला किससे ले सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, तो नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से ही ले सकता है, यानी कि RH नेगेटिव केवल किससे रिसीव कर सकता है, RH नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। यहाँ पर गलती से ये नेगेटिव लिखा गया, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, करेक्शन कर लेना जब आप नोट्स यहाँ से बनाओ तब। क्लियर माय डियर। अब देखिएगा इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दी है, थोड़ा सा झूम कर देता हूँ मैं ये टेबल, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, विजुअलाइज हो जाए। सभी को दिख रही है टेबल गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो अपना जो आप जो देख रहे हो 240p के अंदर देख रहे हो, मैक्सिमम आके वीडियो की क्वालिटी केवल 240p है। इसे फिक्स इसलिए की गई है क्योंकि अगर 360 या फिर 480p के ऊपर आप देखोगे तो नेटवर्क कंजप्शन की वजह से, डाटा कंजप्शन की वजह से वो बफरिंग होगी, और बफरिंग होगी तो ऐसी कंडीशन में क्लास का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर लेस दिख रहा है चला लेंगे काम, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये A नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है, ये ये A पॉजिटिव है, ये O पॉजिटिव है, ये B पॉजिटिव है, ये AB पॉजिटिव है, ये A नेगेटिव है, O नेगेटिव है, B नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, ये आपको दिख रहा है, इतना सफिशियंट है माय डियर, है ना। बाकी और अपने को कुछ मतलब है नहीं, है ना। तो देखिएगा अब यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि भाई अब देखो, पहले तो अपन ने केवल ABO सिस्टम में देखा था कि A ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और A ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, अब केवल वहाँ पर ABO सिस्टम की बात की थी। अब यहाँ पर ABO के साथ में RS फैक्टर की भी अपन ने क्या की है, बात की है। तो यहाँ पे देखिए क्या, मैं देखो एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बाकी जो एग्जाम्पल्स रिमेनिंग रहते हैं, एक पॉजिटिव का दूंगा मैं आपको, एक नेगेटिव का दूंगा, बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल रहेंगे मुझे उम्मीद है आप अपने सेल्फ IQ लेवल से इनको क्या कर पाओगे, डिस्कवर, यानी कि इनको आप सोल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूज रहता है, या फिर इनके अंदर कहीं पर मिसमैचिंग होती है, तो आप मुझे कहने का डाउट मुझे बता सकते हो, ताकि आपका डाउट का रिजोल्यूशन हो सके। क्लियर माय डियर इतनी बात। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ से पॉजिटिव का, A पॉजिटिव का, कि भाई A पॉजिटिव
पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है? गिव का मतलब देना, यानी कि ए पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है? तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है? तो देखिए ए पॉजिटिव है और अपन ने क्या कहा, सबसे पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव को पहले हटाओ, पहले तो ये देखो कि ए किस किस को डोनेट कर सकता है, ए किस किस को दे सकता है। भाई एक तो ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, और एक ए किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए है वो बी को नहीं दे सकता, ए है वो ओ को भी नहीं दे सकता। ए वाला केवल किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ये कंसेप्ट के साथ में अपन ने प्रीवियस डिस्कस कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया, ए पॉजिटिव, कि ए पॉजिटिव किस किस को दे सकता है? क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अभी तो अपन ने समझा है कि पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब डी एंटीजन है, तो ये डी एंटीजन वाला उसी को देना है जिसके अंदर पहले से डी एंटीजन हो, यानी कि वो भी क्या हो, पॉजिटिव हो। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते, यानी कि ए पॉजिटिव है वो किसको दे सकते हो आप? ए पॉजिटिव वाला ब्लड किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता, ए बी नेगेटिव को भी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब इनके आरबीसी में डी एंटीजन नहीं है। और अगर आप पॉजिटिव वाला अगर इस नेगेटिव वाले को दोगे तो ऐसी कंडीशन में इनकी बॉडी के अंदर, इनकी ब्लड के अंदर क्या आएगा, डी एंटीजन, जो कि ये पहले से नेगेटिव थे, इनमें कभी डी एंटीजन था ही नहीं, ये जानते ही नहीं कि डी एंटीजन क्या होता है। जब ये पॉजिटिव यानी कि डी एंटीजन इनकी बॉडी के अंदर आएगा तो इनकी जो बॉडी की जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है इसे एज ए फॉरेन एंटीजन कंसीडर करेंगी, और ये मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट इस डी एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना देंगी, एंटीबॉडी बना देंगी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन में रिएक्शन होगा जिससे कि इरिथ्रोलाइसिस होगा, यानी कि हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव केवल किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को, और ए बी पॉजिटिव को। ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। कहने का मतलब पहले वाली ही टेबल है। अब देखिए जब पहले वाली टेबल है यहाँ पर केवल नेगेटिव और पॉजिटिव है, जिसका कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देन इसके बाद में यहाँ से है कौन है, अपन एक नेगेटिव की बात कर लेते हैं। चलो ये तो यूनिवर्सल, इसलिए आप यहाँ से इजीली आंसर दे पाओगे। अपन बात करते हैं ए नेगेटिव की। किसकी बात करते हैं, ए नेगेटिव की। अब देखिए नेगेटिव को एक बार छोड़ दो, पहले ए किस किस को दे सकता है, भाई ए वाला ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब अगर आर एस फैक्टर के आधार पे बात करें तो अपन ने पहले ही देखा कि नेगेटिव नेगेटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। तो जो ए नेगेटिव वाला है ये ए नेगेटिव को भी दे सकता है और ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो चारों तरह से क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी। क्लियर माय डियर? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की कहानी थी। मैं कहने का मतलब अभी आपको जो क्विज मिले हैं या फिर मैं आपको है ना क्लास जैसे ख़त्म होती है इसके बाद में मैं आपको क्विज और डालूंगा इसके, और जैसे मैं क्विज डालूँ सब बच्चे रिप्लाई करेंगे और जिनका आंसर गलत आता है या फिर जिनको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तब वो मुझे बताएंगे कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर से उसको समझाया जाएगा। पढ़ाई में आपको हर प्रकार से कोऑपरेशन मिलेगा। तो माय डियर ये किसकी बात थी, अपने आर एस फैक्टर की बात थी। देन इसके बाद में देखिए अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, क्या एक क्वेश्चन भी था कल परसों वाला ए बी वाला। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या कहा, पहले से ये चीज़ तो अपन ने जान ली, क्या जान ली कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल। ए जो ब्लड ग्रुप ओ जो ब्लड ग्रुप है ये क्या होता है,
यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन अब OBRS फैक्टर के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, आप बताओ कि इन दोनों में से O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या फिर O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा? अपन ने देखो ABO के अंदर तो कहा कि O क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अब O को भी RS फैक्टर के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ O नेगेटिव और O पॉजिटिव इन दोनों में से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O नेगेटिव है या O पॉजिटिव है? गिव योर रिप्लाई, जल्दी करो जल्दी करो, समय नहीं है, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा वरना। जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव और वेरी वेल वेल, बहुत अच्छा। कहने का मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो गाइज यहाँ O नेगेटिव और O पॉजिटिव में यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? O नेगेटिव होगा। अब इस बात को समझिएगा भाई, O वाला है ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को तो दे ही दे सकता है क्योंकि सेम सेम वाला हो गया। फिर तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो O नेगेटिव वाला है ये A नेगेटिव को भी दे सकता है और O नेगेटिव वाला किसको? A पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए कोई डी एंटीजन नहीं है, इसलिए नेगेटिव में जाएगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी और पॉजिटिव में जाएगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज नेगेटिव है, कोई डी एंटीजन इसमें है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो A नेगेटिव वाला है B नेगेटिव को भी दे सकता है, B पॉजिटिव को भी, AB नेगेटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, O नेगेटिव को भी दे सकता है, O पॉजिटिव को भी दे सकता है। लेकिन अब देखिए ये जो O पॉजिटिव है ये O पॉजिटिव किसको दे सकता है? AB, यानी कि O पॉजिटिव है वो किसको दे सकता है? A पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन A नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि A नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उसमें डी एंटीजन नहीं है और ये O पॉजिटिव है इसमें डी एंटीजन नहीं है, तो नेगेटिव वाले में डी एंटीजन है नहीं, तो ये डी एंटीजन नेगेटिव वाले की बॉडी में जाएगा। जिसकी बॉडी ने कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट क्या बना देंगी? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देंगी और एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगी तो वही हीमोलाइटिक रिएक्शन यानी कि इरिथ्रोलाइसिस देखने को मिलेगा। तो गाइस O पॉजिटिव और O नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? O नेगेटिव हुआ। इसी प्रकार से अपना था रिसिपिएंट वाला कि भाई आप ये बात अच्छे से जानते हो कि साहब AB क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लेकिन अब AB भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। क्या? एक तो AB पॉजिटिव है और एक क्या है? AB नेगेटिव है। तो अब यहाँ से समझिएगा, क्या समझिएगा कि AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, अपन ने ये जानना कि AB है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। AB है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, AB A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद में अगर अपन पॉजिटिव नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो माय डियर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। तो अब आप मुझे बताओ कि AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में से यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होगा? बताओ। क्लियर? क्लिक क्लिक। वेरी वेरी गुड, जल्दी बताओ सब बच्चे बताओ, पास में मत रखो रिप्लाई को, कोई काम नहीं आएगा आपके, है ना? जल्दी बताओ। वेल 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 वेल, बहुत अच्छा। कहने का मतलब AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव इन दोनों में से यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होगा? AB पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? देखो AB तो पहले से ही यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो चीज़ अपन समझ चुके हैं। लेकिन अब AB पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है तो दोनों में से यूनिवर्सल कौन सा होगा? AB पॉजिटिव होगा। कैसे? क्योंकि AB पॉजिटिव है वो A पॉजिटिव से भी ले सकता है और A नेगेटिव से भी ले सकता है। जो AB पॉजिटिव है वो B पॉजिटिव से भी ले सकता है, B नेगेटिव से भी ले सकता है, O पॉजिटिव से भी ले सकता है, O नेगेटिव से भी ले सकता है, A पॉजिटिव से भी ले सकता है, A नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन ये जो AB नेगेटिव है ये A नेगेटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है, AB नेगेटिव से ले सकता है, O नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन AB नेगेटिव वाला A पॉजिटिव से नहीं ले सकता, B पॉजिटिव से नहीं ले सकता, AB पॉजिटिव से नहीं ले सकता, O नेगेटिव से नहीं ले सकता।
क्योंकि इन सभी के अंदर डी एंटीजन है और ए बी नेगेटिव में डी एंटीजन नहीं है, इसलिए अगर पॉजिटिव वाला आएगा तो यहाँ पे हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी। तो माय डियर ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव में यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा हुआ? ए बी पॉजिटिव हुआ। क्लियर माय डियर? अब माय डियर देखिएगा समय काफ़ी हो गया है, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है क्लास का। तो देखो मैं आज आपको RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और पढ़ाता, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी और पढ़ाता, लेकिन गाइस आज समय हो गया है, आज अपन और पढ़ लें क्या? RH इनकॉम्पे देखो कितना बज गया, 9:30 हो गए, 9:30 हो गया है ना, 9:30 9:15 हो गई है ना। तो देख ज़्यादा हो गया टाइम, तो और भी ज़्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी जिसका दूसरा नाम क्या है? EBF यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, EBF भी कहते हैं। तो माय डियर ये जो EBF है थोड़ा सा के ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, कल अगर पढ़ोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, हर कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। इसके अलावा एक ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होती है, इसके अलावा फीटस में कैसे ब्लड ग्रुप बनता है, इसके अलावा आपने बॉम्बे ब्लड ग्रुप सुना होगा, इंदिरा ब्लड ग्रुप सुना होगा, कोलिटोल ब्लड ग्रुप सुना होगा, ये सभी चीज़ें भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाली हैं। सो गाइज कल का लेक्चर बड़ा अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आप कल सीखने वाले हो RS इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, फीटस में ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, जो नए ब्लड ग्रुप हैं जिनका कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिन पे बहुत बड़ी रिसर्च से नहीं हुई हैं, जो एक प्रकार से नए हैं, यानी कि बॉम्बे और इंदिरा एंड कोलिटोल ब्लड ग्रुप, ये सभी अपन डिस्कस करेंगे माय डियर कल की क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखना मैं जस्ट अभी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ग्रुप के अंदर क्विज डाल रहा हूं, और ध्यान रखना इन क्विज में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, और जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है वो बच्चा मुझे बताए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जामिनेशन से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के अंदर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए तो बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो थैंक्स अ लॉट माय डियर, गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट, ओके वेल।